नंबर 26 जो है वो आप सभी के सामने। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, पैलियंटोलॉजी में किसका दोस्तों अध्ययन होता है। ठीक है, देखो ये सवाल खूब पूछता है कि जो पैलियंटोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन होता है। और एक पूछे आपसे एंटेमोलॉजी जो होता है, आपके एंटेमोलॉजी जो होता है इसमें किसका अध्ययन होता है। इसके अलावा फाइकोलॉजी जो होता है इसमें किसका अध्ययन होता है। इसके अलावा माइकोलॉजी जो होता है इसमें किसका अध्ययन होता है। इसके अलावा पूछूं आपसे साइटोलॉजी जो होता है इसमें किसका अध्ययन होता है। ये कुछ आपको ध्यान रखने, ठीक है। देखो पैलियंटोलॉजी जो होता है इसमें किसका, आपके जीवाश्म जो होते हैं ना, जो फॉसिल जो होते हैं आपके जीवाश्म जो होते हैं इनका अध्ययन पैलियंटोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, पूछे आपसे एंटोमोलॉजी, पूछूं आपसे इंसेक्ट कीट जो होते हैं उनका अध्ययन होता है। ठीक है, अगर पूछे आपसे फाइकोलॉजी, पूछूं आपसे लिखना आपके फाइकोलॉजी जो है आपके शैवाल जो होता है उसका अध्ययन होता है। ठीक है, एल्गी का ना, इसको एल्गी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और जो हमारा माइकोलॉजी होता है, जो फंगस जो कवक होता है ना, फंगस या फिर जो कवक होता है उसका अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। ठीक है, और जो कोशिका होती है, जो सेल होता है उसका अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो पैलियंटोलॉजी के अंदर जीवाश्म या फिर फोसिल का आपके अध्ययन होगा। ठीक है, एंड्रोजन दोस्तों क्या है, सवाल पूछे आपसे एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो है पूछूं आपसे, हाँ टिश्यू का अध्ययन लिखना, हाँ हिस्टोलॉजी लिखना। अगर पूछे आपसे टिश्यू का अध्ययन किसमें होता है, हिस्टोलॉजी छापिएगा आपके। हिस्टोलॉजी जो है आपके जो उत्तक टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू या उत्तक जो होते हैं इनका अध्ययन किसमें होता है, हिस्टोलॉजी के अंदर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एंड्रोजन दोस्तों पूछो क्या, आपके एंड्रोजन रसगुल्ला एक हार्मोन है, इसका है हार्मोन दोस्तों आपके। और ये क्या है आपके, ये कौन सा हार्मोन आपके, ये पुरुष जो है आपके पुरुष के अंदर उत्पन्न होने वाला सेक्स हार्मोन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को आप जानते हो किस रूप में, टेस्टोस्टेरोन के रूप में जानते हो। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो एंड्रोजन एक हार्मोन है, एक आपके पुरुष के अंदर उत्पन्न होने वाला सेक्स हार्मोन। आपके महिला में पूछो कौन से होते हैं, तो महिला में होते हैं छापना, महिला में दो होते हैं आपके, एक का नाम होता है एस्ट्रोजन होता है और एक का नाम होता है प्रोजेस्टोन। क्या होता है, प्रोजेस्टोन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, जो प्रोजेस्टोन जो होता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। ये भी आप नोट कीजिएगा ना, एंड्रो मतलब पुरुष होता है। ठीक है, जो एंड्रो वर्ड है ना इसका अर्थ ही क्या होता है, इसका अर्थ होता है पुरुष। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहां जहां एंड्रो वहां वहां आपका पुरुष आएगा ना। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए ना, ऐसे लिखिए खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए ना, परिरक्षण वर्ड जो है वो करेक्ट वर्ड होगा ना। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग दोस्तों करेंगे आपके, तो लिखना जो खाद्य पदार्थ है उसके परिरक्षण के लिए आप जो है बेंजोइक अम्ल, किसका होता है, जो बेंजोइक अम्ल होता है इसका यूज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का यूज कहां पर करते हैं हम, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके परिरक्षण के लिए। इसको सोडियम बेंजोएट है ना, कभी कभी आप जो है क्योंकि इसमें सोडियम भी होता है तो सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल दोनों में से कोई भी आंसर हो वो ठीक हो जाएगा। इसके प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज होता है ना। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं और केरोसिन में डुबो कर सकते हैं। अगर दोस्तों उस धातु को हमने सवाल पूछा है वो कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, मतलब वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उसको हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। दोस्तों अगर हम उसे पानी में डुबोकर रखेंगे तो उसमें विस्फोट होगा ना, पानी के संपर्क में आने पे उसमें विस्फोट होता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। और वो धातु कौन सी होती है, वो धातु सोडियम होती है। कौन सी होती है, सोडियम होती है। और अगर आपसे सवाल पूछ ले सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 परमाणु क्रमांक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो धातु कौन सी होने वाली, सोडियम होने वाली है। सोडियम जो एक कैसी है, सोडियम एक क्षारीय धातु है, सोडियम क्षारीय धातु है जो कि हमारा वर्ग नंबर जो 1 होता है आवर्त सारणी के अंदर उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, हमारे दोस्तों आवर्त सारणी में आके 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ये तो आप जानती होंगे। ठीक है, 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं और 118 क्या है, 118
118 जो है वो कुल एलिमेंट है वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 वर्ग 7 आवर्त 118 कुल एलिमेंट, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी ये क्षारीय धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होते हैं, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो पैमाना छापना, सेल्सियस और आपके फॉरेनहाइट पैमाना जो है वो किस तापमान पर बराबर दोस्तों होने वाले छापना, -40 डिग्री जो है इस पर बराबर होंगे। नोट करना, सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो है वो कौन सा तापमान होगा, -40 डिग्री तापमान जो है इस पर दोनों बराबर होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के पूछूं आपसे, राइटर कौन दोस्तों आपके, अरविंद घोष। कौन है, अरविंद घोष जो है वो इस पुस्तक के राइटर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम लाइफ डिवाइन है। इनकी कोई एक और पुस्तक बताओ कमेंट बॉक्स में, बड़ी फेमस पुस्तक है, एक और बुक का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अरविंद घोष की एक और बड़ी फेमस पुस्तक है कौन सी है, ठीक है। बाकी लाइफ डिवाइन तो है ही महत्वपूर्ण, इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बुक्स है इनकी अरविंद घोष की, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। लावणी तमाशा किस स्टेट का फोक डांस है, ठीक है। अरे लावणी तमाशा पूछूं आपसे, कौन सा स्टेट है, जो महाराष्ट्र है ना, इसका फोक डांस आपके फेमस फोक डांस है लावणी तमाशा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और फुगड़ी पूछूं आपसे, फुगड़ी गोवा का है ना, फुगड़ी पूछे किसका है, ये गोवा का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फुगड़ी गोवा का हो गया है और लावणी तमाशा कहां का हो गया है, महाराष्ट्र का हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन दोस्तों, पूछूं आपसे, म्यूजिशियन कौन था आपके, देखिए पहला संगीतकार कौन था, तो वो थे आपके सुब्बा लक्ष्मी। कौन थे, सुब्बा लक्ष्मी जो है, सुब्बा लक्ष्मी जी जो है आपके वो पहली संगीतकार थी, और इनको जो है 1998 के अंदर जो है भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सुब्बा लक्ष्मी संगीतकार थी आपके पहली, और इनको भारत का इनको हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है 1998, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों अगली साल जो है आपके मतलब 1999 के अंदर जो है वो पंडित रविशंकर जो है इनको प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2001 में पूछूं आपसे, किसको प्राप्त हुआ था, लता मंगेशकर जो है इनको प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग जो है, सुब्बा लक्ष्मी 1998 के अंदर, और अगले साल किसको मिला, अगले साल जो है पंडित रविशंकर जी को मिला है, और 2001 में किसको मिला है, लता मंगेशकर को मिला है। ये तीनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। देखो मैनचेस्टर स्थान कहां पर दोस्तों, ये स्थान इंग्लैंड के अंदर, कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर स्थान है मैनचेस्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो मैनचेस्टर जो स्थान है ना आपको ध्यान रखना है, ये सूती वस्त्र उद्योग जो है इसके लिए बड़ा फेमस है, किसके लिए, जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके लिए फेमस है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि भारत का पूछे आपसे कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा, तो वो तो होगा अहमदाबाद। कौन सा होगा, अहमदाबाद होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया है। और आपसे पूछे दक्षिण भारत जो है इसका मैनचेस्टर कौन सा होता है, ये होता है कोयम्बटूर। कौन सा होता है, कोयम्बटूर होता है, और कोयम्बटूर कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा हो गया है, कोयम्बटूर हो गया है। भारत का कौन सा हो गया है, अहमदाबाद हो गया है। और मैनचेस्टर स्थान कहां पर हो गया है, इंग्लैंड के अंदर हो गया है। ये तीनों पॉइंट आपको क्रम से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, और नॉर्थ इंडिया पूछूं आपसे, उत्तरी जो भारत है उसका कौन सा हो गया है, उसका कानपुर हो गया है, ठीक है। तो उत्तरी जो भारत है उसका मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। भारत का हिमाद्री स्टेशन पूछे आपसे कहां दोस्तों स्थित, आपको देखो देखो अगर पूछूं आपसे, यह दोस्तों हमारी पृथ्वी हो गई आपके ऊपर, पूछे आपसे यहां पर कौन, आपके यहां पर आर्कटिक है, और नीचे साउथ में कौन है, यहां पर अंटार्कटिक है। कौन, आपके यहां पर अंटार्कटिक है, ठीक है। नॉर्थ पोल के पास कौन है, आर्कटिक है, और जो साउथ पोल है उसके पास कौन है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। यहां दोस्तों हमने आपको हमारा जो है रिसर्च सेंटर भेजा हुआ है,
है इसका नाम क्या है, इसका नाम हिमाद्री है, ठीक है। लेकिन आप पूछे आपसे कि भारत का जो हिमाद्री है वो कहां पर है, अंटार्कटिका में नहीं रसगुल्ला, कहां पर है, आर्कटिका के अंदर, ठीक है। और पूछूं आपसे, यहां पर हमने 3 भेजे हुए हैं आपके, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री दोस्तों आपके, एक का नाम क्या है, एक का नाम मैत्री है और एक का नाम भारती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 हमने कहां पर भेजे, ये 3 हमने अंटार्कटिका में भेजे हैं, बाकी जो हिमाद्री वाला हमने कहां पर भेजा है, जो आर्कटिका जो है उसमें भेजा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्कटिक के अंदर हिमाद्री हो गया और जो अंटार्कटिका है वहां पर आपके दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से आपके क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन जो है उससे मिलती है। आपको बताना है कि भारत में वो कौन सा प्रदेश है जिसकी बाउंड्री 3 देश से लगती है, उसका आंसर छापना है, ठीक है। अरे बताओ कमेंट बॉक्स में फटाक से कि कौन सा दोस्तों देश होने वाला है जिसकी बाउंड्री, कौन सा राज्य होने वाला है जिसकी बाउंड्री जो है वो भारत के जिसकी बाउंड्री जो है वो 3 देश से लगती है, ठीक है। यहां आपके कौन सा, यहां हो गया हमारा चीन, कौन सा, यहां हमारा चीन हो गया है, यहां नेपाल हो गया है और यहां हमारा भूटान हो गया है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है वो देश कौन सा है। एक बार दोस्तों इन तीनों से लगने वाले देश लिखो, आप स्टेट लिखो। नेपाल से कौन बाउंड्री लगाता है, भूटान जो है इससे बाउंड्री कौन की लगती है, और चीन जो है इससे बाउंड्री लगाने वाले स्टेट कौन से हैं, एक बार आप ये लिख लीजिए ना। देखिए सो नेपाल की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर बेटा नेपाल है ना, इसके पास में यहां पर उत्तराखंड हो गया, यहां से उत्तर प्रदेश हो गया है, यहां बिहार हो गया है, यहां पश्चिम बंगाल हो गया है और यहां सिक्किम हो गया है, ठीक है। तो नोट करना, नेपाल में उत्तराखंड है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, बिहार हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है और सिक्किम हो गया है, ठीक है। ये हमारा नेपाल हो गया। भूटान की बात करूं आपसे तो भूटान दोस्तों यहां पर हो गया, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा यहां पर असम हो गया है और यहां अरुणाचल प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो यहां पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद अब असम हो गया है और अरुणाचल प्रदेश यहां पर हो चुका है, ठीक है। बाकी तो चीन की बात करें आपसे तो चीन के अंदर छापना कौन कौन से है, यहां दोस्तों कौन आपके लद्दाख हो गया यहां पर, इसके अलावा यहां पर हिमाचल प्रदेश हो गया है और इसके बाद उत्तराखंड हो गया है, सिक्किम हो गया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, ये बाउंड्री लगाने वाले, ठीक है। तो लिखना आपके लद्दाख है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया है, इनकी बाउंड्री लगने वाली है। अब देख लो भाई साहब, तीनों में कॉमन दोस्तों कौन आ रहे हैं आपके, तीनों में कॉमन हमारा सिक्किम यहां पर भी है, सिक्किम दोस्तों यहां पर भी है और सिक्किम यहां पर भी है। तो तीनों के अंदर कौन कॉमन हो गया है, सिक्किम कॉमन हो गया है। तो सिक्किम वो स्टेट है आपके यहां पर जिसकी बाउंड्री नेपाल से, भूटान से और चीन से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको ढंग से पढ़ लेना है इनको दोस्तों। कई लोग तो क्या है इसकी ट्रिक बना लेते हैं ना कि इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी। अरे यार एक बार अपना मैप दिमाग में रखो, भारत का मैप जो है, क्यों ट्रिक बनानी रसगुल्ला ऐसी है ना बेफालतू में। मैप याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, मतलब दोस्तों वो एमपी नहीं है ना, वो एमपी नहीं है। सवाल कह रहा है कि वो एमपी नहीं है, कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों वो एमपी नहीं है लिखना आपके, तो वो 6 माह तक के आपके 6 माह तक एमपी रह सकता है और इसके भीतर उसको जो है वो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह पाएगा। 6 माह तक तो एमपी रह सकता है, तो इसका आंसर 6 माह तक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। जो हमारा जो सीएजी होता है ना बेटा, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हम लोग बोलते हैं, आप जानते हो इसको जो है आर्टिकल 148 से 151 के बीच आर्टिकल के अंदर उल्लेखित है इसका। अगर पूछूं आपसे भारत के पहले सीएजी कौन थे, नरहरि राव जो है ये भारत के पहले सीएजी थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान भारत के सीएजी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि जो भारत के जो सीएजी होते हैं उनका कार्यकाल
कार्यकाल कितना आपके होता है, इनका कार्यकाल छापना, या तो 65 वर्ष दोस्तों इसकी आयु हो जाए या फिर 6 वर्ष जो है कार्यकाल हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा वही कार्यकाल होने वाला है। ठीक है, 65 वर्ष या तो उम्र हो जाए या फिर इसके अलावा 6 वर्ष जो है वो कार्यकाल हो जाए, दोनों में से जो भी हो जाएगा वो कार्यकाल इनका होने वाला है। ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान दोस्तों कितना होगा। ठीक है, पलायन वेग की बात करूं मैं आपसे, अरे सवाल पूछो रसगुल्ला, पलायन वेग मतलब के इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब दोस्तों मैंने कोई चीज यहां से फेंकी और सो वह चीज जो है आपके, और जो पृथ्वी है हमारी, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो वायुमंडल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका, वो उससे बाहर निकल जाए, वापस नहीं आए, उसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये दोस्तों वह वेग आपके, यह वह वेग है जिसके द्वारा जो वस्तु जो है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण जो है इससे बाहर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपको छापना है, मतलब 1 सेकंड के अंदर इतनी दूरी तय करे कोई वस्तु जो है, तो वो जो है एस्केप वेलोसिटी से जाने वाली है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का, किस आइसोटॉप का उपयोग करते हैं? देखो पहली बात दोस्तों, आपके जो आइसोटॉप होते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका रसगुल्ला अर्थ ये होता है, देखना आपके 1H1, 1H2 और 1H3, ये आपके आइसोटॉप है। जिनका जेड समान होगा ना, जिनका जेड इक्वल होगा, समान होगा, वो आइसोटॉप होने वाले। ठीक है, जेड दोस्तों नीचे होता है, कहां? जेड नीचे होता है, यहां पर ये देखिए 1 1 1, ये जेड होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और ये हमारा ट्रिटियम हो गया है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है यहां पर जो है चट्टानों की दोस्तों आयु जो है इसको ज्ञात अगर मैं करना हो तो उसके लिए कौन सा आपके, तो उसके लिए जो है यूरेनियम 235 जो है इसका यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो रसगुल्ला, कभी सवाल पूछो ना आपसे कि भाई साहब कि जो हमारे जो जीवाश्म जो होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु ज्ञात करनी है, तो उसके लिए कौन सा होता है? उसके लिए होता है कार्बन 14। कौन सा होता है? कार्बन 14 होता है। और सवाल पूछे आपसे चट्टानों की आयु के लिए कौन सा होगा? यूरेनियम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीवाश्म के लिए कार्बन होता है, चट्टानों के लिए कौन सा होता है? यूरेनियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए किसका बहुलक है? महत्वपूर्ण सवाल सुनो, डीएनए किसका पॉलीमर है? ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए किसका बहुलक है? ठीक है, सवाल पूछूं आपसे किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है इसका बहुलक डीएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कौन होता है? डीएनए दोस्तों होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें एक तो शर्करा होती है, आपके शर्करा होती है, इसके अलावा दोस्तों आपके इसमें एक क्या है? आपके फॉस्फेट होता है, और इसमें आपके जो है लिखना आपके नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। इन तीनों का मिलने के बाद क्या बनता है? इन तीनों के मिलने के बाद में जो है न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? आपके डीएनए बनाते हैं, ये आपको छापना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? अरे नाम से स्पष्ट है, डीऑक्सीराइबोज। क्या है? तो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज जो है इसके नाम में लिखा हुआ है, यह वाली शर्करा जो है वो इसमें होती है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो इसमें होगी। डीएनए की फुल फॉर्म में डी का मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबोज। तो ये वाली शर्करा जो है आपकी इसके अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट ये वाला होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, अब फॉस्फेट ग्रुप तो सब में कॉमन दोस्तों आपके। और पूछे आपसे नाइट्रोजनी बेस कौन से होते हैं आपके? ये 4 होते हैं। कौन कौन से आपके? एक होता है एडेनिन दोस्तों आपके, एक होता है ग्वानिन, और एक होता है कौन सा आपके? एक होता है साइटोसिन, और एक होता है थाइमिन। ठीक है, तो साइटोसिन और थाइमिन ये 3 आपको ध्यान रखना है, ये 4 आपको नोट करने हैं। ये 4 जो है आपके यहां पर नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सुपर कंप्यूटर जो है उसका
जनक कौन है, नोट करना आपके। भारत में पूछूं आपसे जनक कौन, आपके विजय भटकर कौन है। विजय भटकर जो है वो भारत के अंदर जनक है। और भारत का पहला पूछे आपसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनक तो ये हो गए, और भारत का पहला कौन सा है, परम 8000 छापना भारत का पहला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे, ठीक है, तो येलो रिवॉल्यूशन है। सवाल पूछूं आपसे, इसका संबंध पूछूं आपसे, संबंध छापना तिलहन से, किससे, आपके तिलहन जो होता है, सरसों हो गया, ऐसे आपके जो तिलहन जो होगा ना संबंधित, उससे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीली क्रांति तिलहन हो गया, नोट कीजिएगा ना। देखो अगर पूछूं आपसे बादामी क्रांति पूछ ले आपसे, संबंध किससे छापना आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे बादामी क्रांति, नोट कीजिएगा आपके। इसके अलावा नीली क्रांति तो आप जानते होंगे, बादामी क्रांति, गुलाबी क्रांति पूछूं आपसे, गुलाबी क्रांति छापना संबंध किससे है। इसके अलावा पूछा आपसे गोल क्रांति जो है, इसका संबंध किससे है। इसके अलावा छापना आप लोग जो आपके अमृत क्रांति जो है, संबंध किससे बताना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके बादामी क्रांति पूछूं आपसे, मसाला किसके लिए, मसाला जो स्पाइस है उनके लिए, ठीक है। गुलाबी पूछे आपसे, अरे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी हट झींगा साइड में, ठीक है। झींगा जिसको प्रॉन कहते हैं ना, झींगा मछली आपने सुना होगा, प्रॉन कहते हैं इसको ना। तो जो गुलाबी क्रांति वो प्रॉन झींगा संबंधित है, ठीक है। गोल पूछूं आपसे, गोल छापना ये किसके लिए, गोल आपकी आलू के लिए, किसके लिए, आलू के लिए गोल है। और अमृत पूछे किसके लिए, नदी जोड़ो जो परियोजना होती है उसके लिए अमृत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट करने हैं, ठीक है। तिलहन के लिए पीली हो गई, बाकी इसके अलावा बादामी, गुलाबी, गोल, अमृत ये अलग से आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 में वर्तमान में कितने मेंबर शामिल, ठीक है। देखो G20 पूछूं आपसे, इसमें वर्तमान में आपके 21 देश शामिल है, कितना, आपके 21 मेंबर शामिल है। और 21 मेंबर के अंदर जो है 19 तो देश हैं, और इसके अलावा 2 आपके संगठन जो हैं वो भी शामिल है, ठीक है। अब ये 2 कौन से हैं, एक तो EU हो गया है और एक कौन सा हो गया, AU हो गया है, ठीक है। तो EU AU शामिल हो चुके हैं। EU का मतलब हो चुका है यूरोपियन यूनियन, क्या हो चुका है, ये हो चुका है। और इसके अलावा जो AU है, इसका अर्थ क्या है भाई साहब, इसका अर्थ है अफ्रीकन यूनियन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नवीनतम मेंबर कौन सा है, इसका नवीनतम मेंबर जो है वो अफ्रीकन यूनियन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पूछूं आपसे G20 का मुख्यालय कहां पर, आपके इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं भी इसका मुख्यालय नहीं है। और जो AU जो है ना, ये अभी हाल ही में 2023 के अंदर जब इंडिया दोस्तों इसका होस्ट था ना, तब शामिल किया गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और भारत में आप जानते हो कहां पर बैठक होती है, जो भारत मंडपम जो है, यहां बैठक इसकी होती है दिल्ली के अंदर। और मैंने कहा था आपसे वसुधैव कुटुंबकम जो है इस थीम के साथ में बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम जो है इस थीम के साथ बैठक होती है, भारत के अंदर बैठक होती है। और जो इस साल होने वाली है 24 का जो होने वाला है, वो होस्ट कौन होगा, वो ब्राजील होगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 का होस्ट ब्राजील होगा, ये आपको यहाँ पर नोट करना है ना। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसको थीम को बोलते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में थीम क्या थी इसकी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये पूरे वर्ल्ड की थीम है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आप नोट कीजिए। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किस ग्रंथि को बोलते हैं, आपके सवाल पूछा है यहाँ पर। मानव की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक पूछूं आपसे, जैविक घड़ी जो है वो किस ग्रंथि को बोलते हैं, तो आपके वो ग्रंथि आपकी कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। आजकल दोस्तों आप देखना, आप जो है सुबह जो है अपने आप जो है आपकी आंख जो है ना, देखना आजकल जो है वो सुबह जो टाइम आप डेली जगते हो उस टाइम अपने आप ओपन होती होगी। माना कि दोस्तों आप बेशरम हो वापस सो जाते हो, वो अलग बात है, ठीक है। पर आपकी एक बार तो आंख खुलती होंगी जब आप नहीं जगते होंगे। देखना जिस दिन आप नहीं खड़े होते होंगे, सुबह कोई काम नहीं होता होगा, उस दिन भी एक बार तो आपकी आंख उसी टाइम खुलती होंगी
जिस टाइम डेली आपकी ओपन होती है। माना कि दोस्तों आपके सोटे मारने पड़ते हैं खड़े करने के लिए, आप अलग टाइप के इंसान हो रसगुल्ला, पर ऐसा होता है इंसानों में, ऐसा होता है। भगवान जो है ना उनके साथ नहीं होता है ऐसा, आप उस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। मतलब दोस्तों हमें कब सुबह उठना है, ठीक है, कब जगना है सुबह, इसके अलावा दोस्तों कब हमें हगटन जाना है। आप देखना रसगुल्ला, जिस टाइम दोस्तों आप डेली हगने जाते हो ना, उसी टाइम देखना आपके, उसी टाइम आपको आएगी भाई साहब। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, एक दिन आप कोशिश करना कि यार आज मैं सुबह 4 बजे चला जाऊं, आएगी नहीं रसगुल्ला। जिस टाइम आप डेली जाते हो ना हगने के लिए, उसी टाइम डेली आपको आएगी। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पीनियल ग्लैंड तय करता है, ठीक है। तो जगना है दोस्तों, हगना है, जो भी आपको सोना कब है आपको रात में, ये सारा तय कौन करता है आपके, ये सारा तय करने वाला काम पीनियल ग्लैंड का होता है। इसको कई लोग तीसरी आंख भी बोलते हैं, क्या, कई लोग तीसरी आंख बोलते हैं। और इसको जो है छापना, इसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है ना, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवन की भौतिक इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे, अरे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पूछू किसे बोलते हैं, तो वो किसको बोलते हैं, जीव द्रव्य। किसको, जीव द्रव्य जो होता है ना, इसको बोलते हैं जीवन की भौतिक इकाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, आप में से कौन बताएगा ये कहने वाला कौन था, ठीक है, ये कहने वाला कौन है आपको बताना है, ठीक है। अब हंसना बंद करो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। जीवन की जो भौतिक इकाई पूछूं आपसे, जो फिजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, किसको बोलते हैं, जीव द्रव्य को बोलते हैं। ये आपको छापना है, आपको बताना है कहने वाला कौन था, ये कहने वाला कौन था, छापना। अरे जीव द्रव्य ये होता है, ये पूछूं आपसे ये कहने वाला कौन है, ये आपको बताना। सो देखो जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है। मान लो बेटा ये कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए एक सेल है आपके। सो इस सेल में यहां पर कौन है, यहां पर आपका केंद्रक हो गया है, ठीक है। और दोस्तों पूछे आपसे, इसके बीच में बहुत सारे कोशिकांग यहां पर होने वाले हैं, और यहां एक द्रव्य भरा हुआ है। इस द्रव्य को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या, इसे बोलते हैं हम लोग आपके कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके यह केंद्रक जो है आपके, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहां पर लिखना, यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर भरा हुआ है केंद्रक द्रव्य। अगर दोस्तों हम इन दोनों को मिला दें, अगर दोस्तों हम इन दोनों को मिला दें, किसको, कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक द्रव्य है, अगर हम इन दोनों को मिला दे तो क्या बनने वाला आपके, तो बनने वाला है हमारा जीव द्रव्य। क्या बनने वाला है, जीव द्रव्य बनने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा प्रोटोप्लाज्म बनने वाला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछ लेना आपसे कि दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा आपके, दोनों को मिलाने के बाद जीव द्रव्य बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध दोस्तों क्यों आते। कभी आप गए होंगे पब्लिक टॉयलेट के अंदर, सो पब्लिक टॉयलेट जो होता है उसमें देखना आपके एक बहुत ही शार्प गंध आती है। मतलब आप ये समझ जाते हो कि ये पब्लिक टॉयलेट ही है ना, आप समझ जाते हो ये बात जो है, उसमें बहुत एक शार्प गंध आती है। और कारण पूछो क्या आपके, देखो कारण पूछे क्या आपके, वो कारण दोस्तों आपके जो अमोनिया जो है ना, ये कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही जगह दोस्तों आपके जाते हैं, आपके यूरिन करने जाते हैं एक जगह, तो वहां दोस्तों आपके वहां पर अमोनिया बन जाती है, इसकी गंध आती है बड़ी शार्प जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसकी आती है, अमोनिया की गंध आती है, ये आपको छापना है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, ये अमोनिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसी की गंध आपके जो शार्प आपके जो स्मेल आती है वो इसकी गंध होती है, ठीक है। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र जो है इसका दोस्तों उल्लेख है। अरे याद करो, पहली बात तो गायत्री मंत्र पूछूं आपसे, अगर पूछे ये किसको समर्पित है, छापना। सो ये आपके जो है लिखना, आपके बताओ कौन बताएगा, गायत्री मंत्र जो है ये समर्पित किस भगवान को है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में, आप जानते हो कुल मंडल 10 होते हैं। देखो सवाल मैं पूछता हूं, ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख है, आप बोलते हो सर 10 मंडल ऋग्वेद के अंदर। अरे डोपिया, ये बता
कौन से मंडल में इसका उल्लेख है, ठीक है, ये पूछा है मैंने ना। कुल दोस्तों हमारे पास 10 मंडल है, ठीक है, हमारे पास 10 मंडल आपके, और इसमें 10वां जो मंडल है आपके, इसके अंदर पुरुष सूक्त है, क्या है, पुरुष सूक्त है, जिसमें क्या आपके, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार हुआ है, ठीक है, 4 जो वर्ण होते हैं उनका उल्लेख कहां पर है, वो इसके अंदर है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके जो गायत्री मंत्र लिखना, इसका उल्लेख कहां पर है, 3rd मंडल के अंदर, इसका उल्लेख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, भगवान सूर्य जो आपके, अरे सावित्री बोल दीजिए या फिर भगवान सूर्य कह दीजिए, इनको समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सावित्री जी या फिर भगवान सूर्य जो है समर्पित इनको है, ये भी आपको नोट करना है ना। बाकी तीसरा जो मंडल है आपके, वहां पर किसका उल्लेख है, इसका दोस्तों उल्लेख है, और 1028 क्या यहाँ पर सूक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा कैलाश मंदिर जो है, इसका निर्माण पूछूं आपसे, करवाने वाला कौन दोस्तों आपके, अरे याद करो, पहली बात तो कैलाश मंदिर जो है वो कहां पर दोस्तों आपके, वो महाराष्ट्र के अंदर एलोरा के अंदर मंदिर है, ठीक है। अगला पूछूं आपसे, ये एकाश में दोस्तों मंदिर आपके एक ही पहाड़ी को, क्या है, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट के बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। एकाश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोलिथ, क्या बोलते हैं इसको, मोनोलिथ कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकाश मतलब एक ही पहाड़ी है, उसको ऊपर से नीचे काटा गया है और इसको बनाया गया है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला वंश कौन सा हो गया आपके, अरे याद करो, वंश कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश है, कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश है, और इस वंश के शासक कौन थे आपके, कृष्णध्वज थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन थे, इनका आंसर कमेंट में छापना, राष्ट्रकूट जो वंश है इसके फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा, वेदों में रावी नदी को क्या बोलते हैं आपके सो, अरे रावी नदी छापना, सो इसको वेदों में क्या बोलते हैं, इसको वेदों में बोलते हैं परुषणी, क्या बोलते हैं, परुषणी कहते हैं छापना, ठीक है। झेलम को बोलते हैं वितिस्ता, क्या बोलते हैं, झेलम को बोलते हैं वितिस्ता, और चेनाब जो होती है, चेनाब को बोलते हैं अश्कनी, क्या बोलते हैं, चेनाब को अश्कनी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। झेलम को वितिस्ता, चेनाब को अश्कनी, और रावी को बोलते हैं परुषणी, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे, संस्थापक कौन लिखना, आपके दंती दुर्ग जो है वो फाउंडर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रावी को परुषणी, झेलम को वितिस्ता और चेनाब को अश्कनी आपको नोट करना है। लाल चिंटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, आज का अंतिम मैदान सीरीज का सवाल जो है, लाल चिंटी पूछूं आपसे, इसके डंक में पूछे आपसे कौन सा दोस्तों अम्ल होता है, लिखना, इसके डंक में आपके फार्मिक एसिड होता है, कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल जो है वो इसके आपके डंक में होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो लाल चिंटी जो डंक मारती है आपके, उसमें कौन सा एसिड होता है,